लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका वो है कि निम्नलिखित परिस्थितियों को कोहल वर्ग के चरणों से मिलाइए। यहाँ 4 परिस्थितियां दी हुई है, नीचे 4 आपके चरण दिए हुए हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अपन पहले अच्छे तरीके से जान चुके हैं, तो डायरेक्ट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। बच्चा चोरी नहीं करता, उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। तो अपन ने जो एक नाम जानते हैं दंड व आज्ञाकारिता, जिसमें बच्चा जो है दंड या सजा से जो है बचने के लिए क्या करता है, कोई काम करता है, दंड व आज्ञाकारिता। तो ये इसका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का कि बच्चा चोरी नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। तो सजा या दंड से बचने के लिए जो है आपका बच्चा जो है कोई काम नहीं करता। तो ये कोहल वर्ग का जो पूर्व परंपरागत स्तर है, अपनी पहले की क्लास जो हो चुकी है उसमें अपन देख चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो ये जो है आपका बच्चा चोरी नहीं करता है क्योंकि उसे डर है कि पुलिस पकड़ लेगी। तो सजा से बचने के लिए कोई काम नहीं करता है या करता है तो वह दंड व आज्ञाकारिता में आएगा। फिर छात्र कहता है अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, या फिर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत लाभ, मतलब खुद के लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ही कोई काम करेगा। तो ये जो है आपकी यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता जो अपनी दूसरी जो स्टेज है उसके अंतर्गत आएगा, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता। क्योंकि यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता जो दूसरा चरण है आपका पहली पूर्व परंपरागत का, उसमें व्यक्ति जो है जैसे को तैसा या फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम करता है। फिर सीमा अपने दोस्तों की नजर में अच्छी बच्ची बनने के लिए सच बोलती है। तो ये हो गया आपका उत्तम लड़का लड़की अवस्था। कौन सी? उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की, ठीक है। फिर युवक कहता है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति कानून को सर्वोपरि मानता है तो ये आपकी आ जाती है सामाजिक कर्म संपोषित। कौन सी? सामाजिक कर्म संपोषित। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है, देखो इनको डिटेल से अपन पिछला वीडियो जो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, क्योंकि अपना ये 12 नंबर का वीडियो है, बाल विकास की 1 क्लास पहले मैं ले चुका, उसमें मैं इनको डिटेल से बता चुका, ठीक है। तो दंड से बचने के लिए दंड व आज्ञाकारिता, जैसे को तैसा या व्यक्तिगत लाभ की बात हो तो यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता, सीमा अपने दोस्तों की नजर में अच्छी बच्ची बनने के लिए सच बोलती है, मतलब उत्तम लड़का उत्तम लड़की अवस्था है ये। और युवक कहता है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना जरूरी है, मतलब वो कानून को सर्वोपरि मानता है। और कानून को सर्वोपरि मानता है इसका मतलब वो सामाजिक कर्म संपोषित अवस्था में है। तो ये सुमेलित हो गया आपका। अब थोड़ा मैं बता देता हूं, पहला दंड व आज्ञाकारिता, देखो पहला या इससे पहला जो है होगा, दूसरे में व्यक्तिगत लाभ होगा, ये दूसरे से सुमेलित होगा, तीसरे में उत्तम लड़का लड़की या अच्छा लड़का लड़की कुछ भी कह सकते हैं इसमें होगा, और चौथे से क्या होगा, चौथा होगा। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब चलते हैं आगे। पहले कॉलम 1 है, इधर कॉलम 2 है, यहाँ सुमेलित करना है। पहले बच्चा कहता है कि नियम भगवान ने बनाए, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और दूसरा बच्चा कहता है कि नियम हम सब मिलकर बदल सकते हैं। यहां पर बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, तो यहां पर हो रही है नैतिक विकास के सिद्धांत की। किसकी? पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्त जो दिया था, एक तो ऊपर अपन देख चुके किसने, कोहल वर्ग ने, और एक दिया था आपका पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत 3 अवस्थाएं बताता है, तीनों मैं बता देता हूं, 1 मिनट। सबसे पहली जो अवस्था बताता है वो बताता है नैतिक यथार्थता। बहुत बार अपन पढ़ भी चुके नैतिक यथार्थता, अब इनको अच्छे से बताऊंगा मैं। और ये आपकी जो है जन्म से लेकर 7-8 वर्ष तक होती है, 7-8 वर्ष तक का बालक होता है उसमें पाई जाती है। दूसरी जो अवस्था है वो है नैतिक समानता। क्या? नैतिक समानता। शाम को जीके की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको, माइनर टेस्ट 4 की। तो ये जो है 8 से लेकर 12 मान लो, ठीक है, या 7 से 12 भी मान सकते हैं। और तीसरी जो होती है नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता, और नैतिक जो सापेक्षता है आपकी, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये 12 से लेकर 15 वर्ष तक, या 12 प्लस मान लो, 12 प्लस वर्ष तक होती है। अब यहां पर एक चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो नैतिक आपकी यथार्थता है, कौन सी? नैतिक यथार्थता, यहां लिख देता हूं अलग से, नैतिक यथार्थता। इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक नियमों का अंधा अनुसरण करता है, नियमों का अंधा अनुसरण। कुल मिलाके कि नियम ही सर्वोपरि है, यह मानता है। बात करें कब नैतिक समानता की,
तो नैतिक समानता में क्या करता है बालक? नैतिक समानता में नियमों की व्याख्या करता है, नियमों की व्याख्या करता है। और फिर आती है नैतिक जो है सापेक्षता, नैतिक सापेक्षता। और नैतिक सापेक्षता में क्या करता है बच्चा? कार्यों की व्याख्या करता है। किसकी? कार्यों की व्याख्या करता है। अब क्या बच्चा क्या कहता है कि नियम भगवान ने बनाए, उन्हें बदला नहीं जा सकता। मतलब नियमों का अंधा अनुसरण कर रहा है वो, नियम भगवान ने बनाए, उनको बदला नहीं जा सकता। तो ये हो गया नियमों का अंधा अनुसरण, और ये नैतिक यथार्थता के अंतर्गत आता है। और नैतिक यथार्थता का दूसरा नाम है प्रायत नैतिकता। कौन सी नैतिकता? प्रायत नैतिकता, प्रायत नैतिकता। और जो नैतिक सापेक्षता है इसका दूसरा नाम है आपका स्वायत्त नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता। इसका पता ऐसे चला होगा कि नैतिक जो है नियमों का अंधा अनुसरण कर रहा है, प्रायत का मतलब है किसी दूसरे पर निर्भर रहना, मतलब किसी चीज के अंडर रहना। तो प्रायत नैतिकता जिसको नैतिक यथार्थता कहते हैं, उसमें नियमों का अंधा अनुसरण हो रहा है। तो इसमें नियमों का अंधा अनुसरण ही तो हो रहा है कि भगवान ने नियम बनाए, वो बदला नहीं जा सकता। तो पहले का ए से सुमेलित हो जाएगा। दूसरा बच्चा कहता है नियम हम सब मिलकर बदल सकते हैं। इसमें नियमों की जो है व्याख्या नहीं आ रही, इसमें नियमों जो है कार्य की व्याख्या आ रही है कि हम बदल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपका नैतिक सापेक्षता या स्वायत्त नैतिकता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि प्रायत और स्वायत्त इन दोनों को ध्यान में रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93। यदि शिशु की आवश्यकताएं पूरी न हो तो वह किस भाव से ग्रस्त हो सकता है? अब देखो ये क्वेश्चन जो है आपका एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, यहां लिख देता हूं किसका? एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है, उससे संबंधित है। मनोसामाजिक सिद्धांत। अब इसमें बहुत सारी अवस्थाएं होती है। जैसे सबसे पहले 8 अवस्थाएं होती है। इसमें कितनी? 8। इन 8 को मैं थोड़ा सा एक बार बता ही देता हूं, कई बार अपने सामने ये आ गया। सबसे पहली होती है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। यह जो है आपकी जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक के बालक की होती है। ठीक है, और इसमें जो मनोशक्ति होती है, मनोशक्ति इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना मनोशक्ति को। इसमें मनोशक्ति होती है आशा। कौन सी होती है? आशा। दूसरी जो अवस्था है, अलग कलर से लिख देता हूं ताकि मैच ना हो। दूसरी अवस्था इस साइड लिख रहा हूं। दूसरी जो अवस्था है उसको कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। के बाद में आती है आत्मनिर्भरता बनाम शंका। आत्मनिर्भरता, हालांकि ये आप पढ़ चुके होंगे, बनाम शंका या लज्जा। ठीक है, और ये जो है अपन कह सकते हैं 1.5 से 3 वर्ष तक होती है। ठीक, इसमें जो मनोशक्ति होती है वो भी अलग से याद रखनी है, वो होती है इच्छा शक्ति। क्या होती है? इच्छा शक्ति। बस इतना याद रखना आपको, अवस्था का नाम और एज, और उसमें कौन सी मनोशक्ति पाई जाती है। फिर जो आती है तीसरी, यहां लिख रहा हूं मैं तीसरी को। फिर आपकी जो तीसरी आती है वो आती है आत्मनिर्भरता बनाम शंका के बाद में आती है पहल बनाम अलगाव। क्या आती है? पहल बनाम अपराध बोध या अलगाव। पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध। और इसकी जो एज होती है वो 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और इसमें जो शक्ति, जो मनोसामाजिक शक्ति होती है वो होती है उद्देश्य। क्या होती है? उद्देश्य। देखो ये किससे कैसे काम आएगी, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा आपको। फिर आती है चौथी अवस्था। ठीक है, चौथी अवस्था जो होती है आपकी वो होती है उद्यमिता बनाम हीन भावना। क्या होती है? उद्यमिता बनाम हीन भावना। आपको ज्यादा चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो स्टेज का नाम क्रम से, फिर उसमें जो मनोसामाजिक शक्ति है वो क्या है, जो है इनका टाइम क्या है, वो मतलब कौन से साल से कौन से साल में पाई जाती है। ये 6 से 12 वर्ष तक के बालक में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपकी मनोसामाजिक शक्ति होती है वो सामर्थ्य होता है। क्या होता है? सामर्थ्य। ठीक, फिर आती है आपकी अवस्था नंबर 5। यहां लिख रहा हूं अवस्था नंबर 5। पांचवी अवस्था जो है आपकी वो है पहचान बनाम भ्रांति। संभ्रांति भी कहते हैं, पहचान बनाम संभ्रांति या भ्रांति, शॉर्ट में लिख देता हूं। इसकी जो एज होती है 12 तक होगी, तो इसकी एज हो जाएगी 12 से 18। 12 से 18। और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति होगी उसका नाम होगा आपका कर्तव्य निष्ठता। कर्तव्य निष्ठा, ये होती है इसमें मनोसामाजिक शक्ति। फिर आता है आपका जो है 6 नंबर। कौन सी जो है 6 नंबर जो आपकी स्टेज आती है वो आती है फिर घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम
अलगाव। और घनिष्ठा बनाम अलगाव जो है आपकी, ये 18 से शुरू होगी और आपकी 35 वर्ष तक जाएगी। ठीक है। और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति है वो है स्नेह। पहले अच्छे से देख लेना, बोर मत हो जाना। फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर जो अवस्था है घनिष्ठा बनाम अलगाव के बाद में, जो 7 नंबर अवस्था आती है वो आती है जननात्मकता बनाम स्थिरता, बनाम स्थिरता। और ये जो है आपकी 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक होती है। और इसकी जो मनोसामाजिक शक्ति है वो है देखभाल। क्या है? देखभाल। और फिर जो आती है लास्ट वाली वो है 8 नंबर, संपूर्णता बनाम हताशा, संपूर्णता बनाम हताशा। और ये जो है 65 प्लस में आती है। और इसमें जो है मनोसामाजिक शक्ति है वो है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। अब एक बार वापस जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, आशा 0 से 1.5 वर्ष, आत्मनिर्भरता बनाम शंका 1.5 से 3 वर्ष, इच्छा शक्ति, अपराध पहल बनाम अपराध बोध उद्देश्य 3 से 6 वर्ष, उद्यमिता बनाम हीन भावना 6 से 12 वर्ष, सामर्थ्य, पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18, कर्तव्य निष्ठा, घनिष्ठता बनाम अलगाव, स्नेह 18 से 35, जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65, देखभाल, संपूर्णता बनाम हताशा 65 प्लस बुद्धि। बस ये चीज याद रखनी है, नाम, इनका कर्म और कौन सी मनोसामाजिक शक्ति है। जैसे यहां बोलेगी शिशु की आवश्यकताएं पूरी ना हो तो वो किस भाव से ग्रस्त हो जाएगा, तो शिशु मतलब शेष अवस्था, और शेष अवस्था पहली अवस्था में पाई जाती है, तो मतलब आशा, जो मतलब आशा नहीं, अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। तो इसमें ऑप्शन में से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? क्योंकि बात शिशु की हो रही है, शिशु होता है 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि इसके अंतर्गत आएगा। ठीक। अब देखो सामर्थ्य का संबंध है, सामर्थ्य कहां पर है? ये रहा सामर्थ्य, और सामर्थ्य 6 से 12 वर्ष और 6 से 12, देखो ये रहा चौथा नंबर पर। आ रही है ना समझ में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सामर्थ्य का संबंध है, तो सामर्थ्य जो है आपका जो आपकी चौथी जो आपकी मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था है उद्यमिता बनाम हीन भावना, यानी कि 6 से 12 वर्ष वाली, और 6 से 12 वर्ष का बालक होता है उत्तर बाल्य अवस्था में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हो गया ना इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 95। अगर पियाजे के अनुसार एक बच्चा ये जिद कर रहा है कि बड़े गिलास में दूध पिएगा क्योंकि उससे ज्यादा दूध होता है, यह ब्रूनर के किस अवस्था में है? तो देखो पियाजे के अनुसार एक बच्चा ये जिद कर रहा है कि बड़े गिलास में दूध पिएगा, छोटे में नहीं। तो ये जो है कौन सी मतलब जो है ब्रूनर की अवस्था से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात करें जो ब्रूनर की अवस्था है तीनों, उनको मैं बता देता हूं, फिर अपन बात करेंगे। इनकी अवस्था है, पहले है सक्रिय अवस्था। कौन सी अवस्था? सक्रिय अवस्था, जो आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, जन्म से 2 वर्ष तक। इसके बाद में जो आपकी आती है वो आती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बालक की होती है। और फिर आती है आपकी संकेतात्मक अवस्था। कौन सी? संकेतात्मक अवस्था। इनको अच्छे से अपन पहले देख चुके, ये जो है 7 से 11 वर्ष के बालक में पाई जाती है। अब ये जो है ना आपकी जो पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ना, उसकी अवस्थाओं के समांतर है। जैसे सक्रिय अवस्था जो है संवेदी गामक अवस्था के समांतर है, संवेदी गामक के समांतर है, पहले देख चुके। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है ये आपकी ये पूर्व संक्रियात्मक के क्या है? पूर्व संक्रियात्मक के जो है समांतर है। और संकेतात्मक अवस्था जो है आपकी ये मूर्त संक्रियात्मक के समांतर है, मूर्त संक्रियात्मक के। ये जो है इन दो जो आपस में संक्रियात्मक है। अब यहां पर बच्चा क्या कह रहा है? अगर पियाजे के अनुसार एक बच्चा जिद कर रहा है कि बड़े गिलास में दूध पिएगा क्योंकि बड़े गिलास में उसमें ज्यादा दूध होता है, तो इसमें क्या हो गया आपका? ये हो गया संरक्षण का अभाव। क्या हो गया? संरक्षण का अभाव। एक प्रकार से संरक्षण हो गया ना, कि अगर पियाजे के अनुसार एक बच्चा ये जिद कर रहा है कि बड़े गिलास में दूध पिएगा क्योंकि उसमें ज्यादा दूध होता है, मतलब उसको संरक्षण का या जो है नियम है वो अभी तक आया नहीं है। और ये जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक लक्षण हो गया। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब हो गया प्रतिबिंबात्मक अवस्था। तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा आपको, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आरव ने बचपन में कोविड-19 महामारी का अनुभव किया। लॉकडाउन के कारण उसका विद्यालय बंद हुआ और पढ़ाई का तरीका ऑनलाइन हो गया। ये किस प्रणाली से संबंधित है? सबसे पहले जो है ये आपका जो है पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत से संबंधित है, जिसको अपन बहुत बार देख चुके। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, और पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत जो आपका किसने दिया? यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने। ठीक है। अब जो इसने 5 जो सिस्टम दिए, ठीक है। सबसे जो पहला सिस्टम है, कौन सा? पहला
पहला जो सिस्टम है वो है माइक्रो, ये वाला, ये आता है 1 नंबर पर माइक्रो। माइक्रो में आता है परिवार बालक का, अभिभावक, ठीक है, स्कूल या विद्यालय, इसके अलावा मित्र, ठीक है, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं जो है अध्यापक। ये सारे आते हैं किसके, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत। 5 दिए थे इन्होंने। दूसरा माइक्रो के बाद में इन्होंने दिया मिसो। कौन सा दिया, मिसो। और मिसो में कौन से आते हैं, मिसो में जहां पर जो है माइक्रो जो सिस्टम है उसके जो सदस्य हैं वो आपस में इंटरेक्ट करें, मतलब आपस में बातें करें, जैसे अध्यापक और अभिभावक के संबंध, अभिभावक के संबंध। इनको इंग्लिश में याद रखो, वैसे इनको लघु मंडल, मध्य मंडल वगैरह कहते हैं, लेकिन अपने को इंग्लिश में याद रखने, इंग्लिश में ज्यादा इजी याद होंगे। तो माइक्रो जो है उसमें परिवार, अभिभावक, विद्यालय, मित्र और अध्यापक आते हैं। मिसो जो 2 नंबर पर आता है उसमें अध्यापक और अभिभावक के संबंध, मतलब जो माइक्रो सिस्टम है वो आपस में अंतःक्रिया करे। दोनों माइक्रो है ना, अध्यापक और अभिभावक दोनों का इंटरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर तीसरे के अंदर जो आता है माइक्रो, मिसो के बाद में जो आपका आता है वो आता है एक्सो, ठीक है। एक्सो जो है आपका ये रहा ऑप्शन नंबर 4 वाला, ये आता है 3 नंबर पर एक्सो। एक्सो में क्या होता है, एक्सो में जो है माता पिता का कार्य क्षेत्र, माता पिता का कार्य क्षेत्र, माता पिता का स्थानांतरण, ये सब किस में आ जाता है, एक्सो सिस्टम, स्थानांतरण। फिर एक्सो के बाद में जो आता है वो आता है मैक्रो। कौन सा आता है, मैक्रो। यहां लिखा हुआ नहीं है, मैक्रो यहां लिख देता हूं। चौथे नंबर पर आता है मैक्रो। और मैक्रो जो क्या कहता है, मैक्रो के अंतर्गत आता है सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं, जो भी सामाजिक प्रथाएं वो इसके अंतर्गत आएगी। या फिर जो अपन कह सकते हैं सामाजिक जो संस्कृति है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, मैक्रो के अंतर्गत। चौथे नंबर की अवस्था होती है। और 5वीं अवस्था जो होती है क्रोनो, जिसको घटना मंडल कहते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं माता पिता का तलाक हो गया जैसे, ठीक है, आर्थिक आघात हो गया, आर्थिक आघात हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जैसे युद्ध हो गया, या फिर कोई महामारी, कोई घटना हो गई, महामारी आ गई। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, क्रोनो के अंतर्गत। तो 5 मैंने बता दिए, बहुत बार भी पहले भी बता चुके, तो इसका उत्तर क्रोनो हो जाएगा। कारण बात महामारी की हो रही है, युद्ध, महामारी, तलाक, आर्थिक आघात वगैरह जो होता है, आपातकाल वगैरह, वो सारा घटना मंडल यानी कि क्रोनो जो 5वां जो अवस्था है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, यूरी जो ब्रॉनफेन ब्रेनर है उनके पारिस्थितिकी सिद्धांत का सही क्रम बताओ। देखो यही क्वेश्चन वापस आ गया। तो अभी ऊपर अपन ने बताया था सबसे पहले माइक्रो आता है, तो माइक्रो पहले ये रहा, इसमें है नहीं तो ये तो कैंसिल हो गया। नीचे वाले में माइक्रो पहले है, ठीक है। दूसरे माइक्रो के बाद में आता है मिसो, तो माइक्रो के बाद मिसो इसमें है नहीं तो ये तो कैंसिल हो गया। माइक्रो के बाद में मिसो ये रहा, माइक्रो के बाद में मिसो ये रहा, ये दोनों हो गए। फिर तीसरा ये देखो एक्सो, मैंने लिखा रखा है, तो एक्सो इसमें क्रोनो है तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्सो इसमें ही बचा है, ये रहा एक्सो। और एक्सो के बाद में मैंने चौथा लिखा था मैक्रो, और मैक्रो के बाद में 5वां मैंने क्रोनो लिखा था। तो ये क्रम भी याद होना चाहिए। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना, एकदम इजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, विकासात्मक कार्यों को यदि व्यक्ति समय पर पूरा नहीं करता है तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है। विकासात्मक कार्य को यदि व्यक्ति समय पर पूरा नहीं करता है तो क्या परिणाम होता है, तो वही कार्य जीवन के अगले चरण में कठिनाइयों के साथ प्रकट होते हैं। ध्यान में रख लेना, व्यक्ति के जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती है, गलत बात है। ये कार्य समाज अपने आप पूरा कर देता है। समाज विकासात्मक कार्य कभी पूरा नहीं करेगा, उस कार्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं। वही कार्य अगले चरण में, जो जीवन का अगला चरण है उसमें प्रकट होंगे। मतलब जैसे आप शैशवावस्था में आपका पूर्ण विकास नहीं हुआ तो बाल्यावस्था में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये बात है, आपकी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 99। सुमेलित करना है, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2, सबसे पहले ये नाम इधर है, शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है। अब शैशवावस्था में चलना सीखता है, बिल्कुल। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोच नियंत्रण करना सीखता है, और मध्य बाल्यावस्था में पढ़ना लिखना सीखता है, और किशोरावस्था में व्यवसायिक चुनाव करता है। सामने ही सुमेलित है। शैशवावस्था में बालक क्या करता है, चलना सीखता है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था उसमें सोच नियंत्रण, ठीक है, कहाँ कैसे करना है वो सब। फिर मध्य बाल्यावस्था जो आती है उसमें पढ़ना लिखना सीख जाता है। मतलब मध्य बाल्यावस्था मान के चलो आप, जो है 5 से लेकर 8-9 साल तक की जो अवस्था होती है। और किशोरावस्था में व्यवसाय का चुनाव कर लेता है कि मुझे शेयर मार्केटिंग करनी है, मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, मुझे जो भी करना है वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो जो सामने है उसी से सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा अहम केंद्रवाद का प्रदर्शन करता है।
अहम केंद्रवाद क्या होता है? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। अभी ऊपर देख कर आए हैं अपन। और इसमें क्या बोल रहा है ये कि अहम केंद्रवाद ये होता है, इसमें बालक क्या समझता है? बालक को लगता है स्वयं का दृष्टिकोण सही है। मतलब बालक को यह लगता है कि उसका जो दृष्टिकोण है ना वो एकदम सही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा अहम केंद्रवाद का प्रदर्शन करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर इस चरण में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम है। अभी तो बोला मैंने, स्वयं के दृष्टिकोण को ही सही मानता है तो दूसरों को कैसे समझेगा? तो आर गलत है, ए सही है, ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना दूसरों का दृष्टिकोण थोड़ा थोड़ा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो चौथी अवस्था ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें समझना स्टार्ट करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहले बालक का खुद का दृष्टिकोण ही वो सही मानता है। ठीक है, दूसरों का कब सीखता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो आपकी 11 से 15 वर्ष के बालक में पाई जाती है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब प्रभावी होता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। और वाइगोत्स्की जो है क्या बताता है कि ऐसे 2 स्तर होते हैं सीखने के। ठीक है, ये होता है वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास स्तर, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है संभाव्य विकास का सिद्धांत। संभाव्य विकास का सिद्धांत, विकास का स्तर, सॉरी सिद्धांत नहीं स्तर। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या करता है कि बच्चा यहां तक तो अपने आप सीख लेता है और यहां तक किसी की मदद से सीख सकता है। ठीक है, और दूसरों की मदद से, जब बच्चा सक्षम व्यक्ति की मदद से कार्य करे तो ज्यादा प्रभावी होगा। अभी मैं बताऊं ना कि वास्तविक विकास स्तर तक तो खुद सीख सकता है, लेकिन वास्तविक विकास के स्तर से ऊपर जाने के लिए उसको किसी की मदद लेनी होती है, और किसी की अगर मदद ले लेता है वो तो उससे ऊपर एक स्तर पर पहुंच जाता है, जिसको संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। तो उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जब बच्चा सक्षम से मदद प्राप्त करे तो वो क्या है? अधिक प्रभावी तरीके से सीखता है, और इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। और इन दोनों जो आपके वास्तविक और संभाव्य जो विकास का जो स्तर है उनके बीच के अंतर को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमोडियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जोन ऑफ, जिसको हिंदी में कहेंगे आप संभाव्य विकास का क्षेत्र, ऐसे कुछ। ठीक है, संभाव्य विकास का क्षेत्र। ठीक, कहेंगे क्या कहेंगे इसको? संभाव्य विकास का क्षेत्र। किसको कहेंगे? जो संभावित विकास का स्तर है और वास्तविक विकास का स्तर है उसके बीच के अंतर को। और जब बच्चा दूसरों की मदद से सीखता है तो उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। यदि हेंज दवाई चुराता है तो पुलिस बहुत पीटेगी, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कहने पर बच्चा कौन से स्तर का होगा? तो वापस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। हेंज क्या कहता है? हेंज दवाई चुराता है तो पुलिस बहुत पीटेगी, इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। वो मतलब सजा से बचने के लिए कर रहा है। तो ये हो जाएगी दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। और दंड व आज्ञाकारिता जो है आपकी, ये पूर्व परंपरागत स्तर का जो है उदाहरण होती है। किसका? पूर्व परंपरागत का। बहुत बार अपन देख चुके, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा प्रदत्त नियम कौन सा नहीं है? मेंडल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए मेंडल ने? 3 नियम, जिसमें प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम और पृथक्करण का नियम शामिल है। प्रत्यागमन का नियम जो है ये आपका सोरेनसन ने दिया। किसने? सोरेनसन ने। प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? प्रत्यागमन का नियम कहता है आपका, प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है? प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जो आपके सामान्य गुण होते हैं ना, सामान्य गुणों का वितरण अधिक होता है, वितरण अधिक होता है बजाय विशिष्ट गुण के, बजाय विशिष्ट गुण के। मतलब जो सामान्य गुण होते हैं ना वो अगली पीढ़ी में ज्यादा स्थानांतरित होते हैं बजाय विशिष्ट गुण के। ठीक है, ये होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। स्वतंत्र अपीवन का मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र जो है चलते हैं, मतलब एक गुण दूसरे से स्वतंत्र चलता है, दूसरे से स्वतंत्र। प्रभाविकता का मतलब कि सुप्त गुण अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता, सुप्त गुण अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, प्रभाव नहीं छोड़ता। और पृथक्करण का नियम
कि जो है एक गुण जो है आपका दूसरे से पृथक ही चलता है। ये मैं पहले बता चुका पहले वाले क्लास में, तो अपना इतना ध्यान से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले ही बताया मैंने। फिर बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बीजकोश से बीजमैन याद रख लेना, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लीमार्क या लामार्क जो है इन्होंने क्या दिया था? अर्जित गुणों के स्थानांतरण का, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का। ठीक है, एक चीज और, ये जस्ट अभी 2 दिन पहले की मेरी विकास की क्लास उसमें अपन अच्छे से देख चुके हैं। और संयुक्त कोश में कितने 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक जो है जोड़ा होता है वो लिंग गुणसूत्र का होता है। ठीक, ये अपनी जो है 15 क्वेश्चन की क्लास